11th क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से उसकी तुलना और इसके अलावा एक और विधि स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, तो ये दो विधियां इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पिछले अगर लेक्चर आपने देखने हैं तो वो आप पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उनके लिंक भी इस वीडियो में दिए गए हैं और चैनल पे भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि से। जब भी हमें आंकड़े या सूचना एकत्रित करनी है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि हम कहाँ प्रयोग करते हैं। एक तो जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक हो और प्रत्यक्ष रूप से हम हर एक व्यक्ति के पास जाकर सूचना उपलब्ध नहीं कर सकते, क्योंकि क्षेत्र बहुत विस्तृत है, विशाल है, हमें पूरे देश से मान लो आंकड़े एकत्रित करने हैं, सूचनाएं अलग अलग क्षेत्रों से, तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उससे संपर्क भी इतना आसानी से संभव नहीं होता कई बार, इसलिए भी ये विधि हमें प्रयोग करनी पड़ती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। उसके अलावा जो प्रत्यक्ष रूप से सूचना देने वाला व्यक्ति है वो शिक्षित नहीं है, अज्ञानी है, या वो सूचना देने में इतना सक्षम नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों का जवाब देने के लिए थोड़ा सा व्यक्ति को विशेषज्ञता की तरफ होना चाहिए या थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा जो आंकड़े हम सूचना जो पूछ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत उनको नॉलेज जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना जब हम लेने जाते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से ना पूछ के हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो ये सूचना सबके बारे में दे देता है। हमारा समय बच जाता है और जल्दी से शीघ्रता से सूचना मिल जाती है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि वो विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से ही मौखिक रूप से पूछताछ करके सूचना प्राप्त कर लेते हैं, आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं। तो ऐसे लोग घटना के साक्षी होते हैं या ये मान के चलते हैं कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसके संपर्क में होते हैं, उन्हें सारी जानकारी होती है, वो आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम क्या करें, किसी फैक्ट्री में मालिक से ही मज़दूरों के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त कर लें, क्योंकि हो सकता है वो मज़दूर हमारी भाषा ना समझ पाए, हम जो पूछना चाह रहे हैं वो उनको समझ में ना आए, उनके रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है, प्रथाएं अलग हैं, वो हम पे यकीन भी ना कर पाएँ। और दूसरा, फिर हमें आसानी से सूचना उपलब्ध हो जाती है मालिक से ही सारी। इसी तरह से हम देखते हैं कई बार पुलिस कार्रवाई करती है। मान लीजिए एक दुर्घटना हुई, दुर्घटना में एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मर गया। अब पुलिस किससे पूछे, तो पुलिस क्या करती है, आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो उस घटना के गवाह हैं, उनसे जाकर उस घटना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेती है। तो जानकारी की जानकारी मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है और वो गवाह के तौर पे सारी बातें बता भी देते हैं। तो ये है हमारी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से घटना से संबंधित या सूचना देने से संबंधित व्यक्ति से बात ना कर जो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है उस व्यक्ति से सूचना लेते हैं, और दूसरा फिर मौखिक रूप से सूचना लेते हैं और इस तरह से पूरे सूचनाएं एकत्रित करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं। एक और उदाहरण मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे पिछले दिनों मेरे कज़न ब्रदर के साथ मौसी जी चेन्नई गई हुई थी, उनके पेट में दर्द था। तो चेन्नई में वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं समझते थे डॉक्टर, तो मौसी जी ने भाई को बताया कि उनके पेट में दर्द है और उन्होंने डॉक्टर से इंग्लिश में फिर बात की तो डॉक्टर के समझ में आ गया। तो इसलिए कई बार होता है कि हमें अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक सूचना मिल जाती है ऐसे व्यक्ति से जो हमारी बात को समझ सकता है और वो फिर जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं उसकी बात को हम तक पहुंचा सकता है। आगे देखते हैं इस विधि के मुख्य गुण। तो इसका सबसे पहला गुण है कि एक जब क्षेत्र विस्तृत हो, विशाल हो, जब हमें पूरे देश से और सूचनाएं प्राप्त करनी है फैले हुए पूरे क्षेत्र से, तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विधि ऐसे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है जब विस्तृत क्षेत्र से जानकारी प्राप्त करनी हो। इसकी दूसरी विशेषता, दूसरा इसका गुण देखते हैं, वो है कि ये कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, हमें इधर उधर ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती, एक ही व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों की जानकारी मिल जाती है, हमारा समय और खर्च बच जाता है। तीसरा गुण देखें, तीसरा फायदा देखें, तीसरा लाभ देखें, विशेषज्ञों की सम्मति। इस विधि में हमें
विशेषज्ञों की राय और सुझाव भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अप्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति से मौखिक सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं उस हमारे जो सूचना हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ज्ञान भी है और उसको वो सूचना कहीं ना कहीं देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ये नहीं है कि उसे सूचना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और हमें सूचना इनकम्प्लीट या कोई अधूरी प्राप्त हो। नेक्स्ट इसका गुण देखें तो इसमें निष्पक्षता इसलिए भी है कि जो सूचना देने वाला है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सूचना वो उससे पूछी जा रही है वो सबसे जो भी उसको पता है उसके बारे में सही सही बताता है, कोई बात छुपाता नहीं। एक और बहुत बेहतर इसका गुण है कि ये बड़ी सरल विधि है। आंकड़े इकट्ठे करने में, सूचना प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सरलता से एक व्यक्ति से संपर्क करके और उससे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक व्यक्ति से बड़ी सरलता से हो सकता है संपर्क और बहुत सारी जानकारी उससे मिल जाती है और वो भी बहुत आसानी से, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ अवगुण भी इस विधि में साथ के साथ पाए जाते हैं। उसके कुछ अवगुण, कुछ दोष निम्न हैं। सबसे पहले शुद्धता की कमी, क्योंकि हम इसमें आंकड़े, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो सूचना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, वह किसी दूसरे के बारे में बता रहा है। जैसे फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री के मज़दूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहा है, तो पूरी तरह से 100% शुद्धता नहीं मिलती इसमें। दूसरे के बारे में हम कितनी जानकारी, कितनी भी क्यों ना बेहतर रखें, लेकिन पूरी तरह से 100% हम जानकारी नहीं दे सकते। जबकि प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत अनुसंधान है उसमें हम डायरेक्ट जिस व्यक्ति से बात करते हैं वही सूचना देने वाला है, सूचना का वही मूल स्रोत है। इसमें हम किसी और व्यक्ति से सूचना प्राप्त करते हैं। जो सूचना देने वाला व्यक्ति है और जिसके बारे में सूचना हम ले रहे हैं वो अलग अलग हैं। हम फैक्ट्री के मालिक से मज़दूरों के बारे में सूचना ले रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के बारे में प्रिंसिपल से सूचना ले रहे हैं, हम एक्सीडेंट में जो मारा गया है उसके बारे में सूचना विटनेस से ले रहे हैं। तो थोड़ा डेविएशन, थोड़ा सा उसमें संभव है कि शुद्धता की कमी आ जाए। दूसरा इसमें अवगुण है पक्षपात। कई बार क्या होता है, सूचना देने वाला व्यक्ति छुपा जाता है कुछ चीज़ें। जब उसे विभिन्न व्यक्तियों के बारे में सूचना देनी है, जैसे प्रिंसिपल को विद्यार्थियों, स्टूडेंट के बारे में सूचना देनी है, तो थोड़ा वो अपने स्कूल के हित को देखते हुए, स्कूल के बेनिफिट को देखते हुए थोड़ा पक्षपात कर जाता है। कुछ बच्चों के बारे में जो सूचना देनी है जो वो अपने फेवर में दे देता है, अपने पक्ष में। उसी तरह जैसे फैक्ट्री का मालिक है, मज़दूरों के बारे में सही सूचना देने की बजाय वो अपनी फैक्ट्री के हित को ध्यान में रख के थोड़ी सूचना छुपा सकता है, थोड़ी सूचना फैक्ट्री के हित में दे सकता है। जो बिल्कुल 100% जो निष्पक्षता है वो कई बार नहीं रहती इसमें। तो ये इसका एक अवगुण है। तीसरा है इसके गलत परिणाम। गलत परिणाम कैसे? कई बार जो सूचना देने वाला है, क्योंकि वो इतना सीरियस नहीं होता, ज़्यादा वो लापरवाही बरत जाता है और सूचना ऐसे ही जल्दीबाजी में दे जाता है, तो इससे हम परिणाम गलत निकाल लेते हैं। क्योंकि कोई भी कई बार दूसरे के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होता। चाहे सड़क दुर्घटना वाले उदाहरण की बात करें, कई बार जो गवाह है, जो विटनेस है, साक्षी है, वो जल्दबाजी में जो बात बताता है वो आधी अधूरी बताता है। उसी तरह फैक्ट्री का मालिक भी कई बार कुछ चीज़ें छुपाकर आधी अधूरी जानकारी देता है। उसी तरह स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल को अगर 100% नहीं पता, लेकिन वो फिर भी जैसी जानकारी है वैसी बता पाता है। इस बात का फ़र्क रह जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से हम जो पूछना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि वो उसके बारे में सूचना है। लेकिन जब भी कोई दूसरा व्यक्ति देता है तो वो कहीं ना कहीं 100% वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, दूसरे के बारे में देनी है क्योंकि, तो इससे गलत परिणाम निकल सकते हैं। कई बार हम उस बात से गलत अभिप्राय निकाल सकते हैं, गलत कंक्लूजन, गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे हम तुलना करते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या तुलनाएं हैं। तो अगर हम दोनों में तुलना करें तो सबसे मेन जो बेसिक अंतर है वो है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में हम जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उससे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके सूचना प्राप्त करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में हम समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का घटना से या समस्या से या सूचना से प्रत्यक्ष रूप से संबंध न होकर
जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति हैं उसके जानकार हो सकते हैं या उसके विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं और उससे संबंध रखने वाले साक्षी गवाह विटनेस हो सकते हैं। दूसरा इसमें तुलना करते हुए हम आते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की स्थिति में ये हो सकता है कि जब क्षेत्र छोटा हो तो हम इसको अपनाएं। जैसे छोटा सा क्षेत्र है, ज़्यादा विशाल नहीं है, एक एरिया के डाटा हमने एकत्रित करने हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि हम चाहे कितना बड़ा क्षेत्र हो, पूरा चाहे प्रदेश हो, एक राज्य हो, चाहे देश हो, हम बड़े से बड़े एरिया की भी जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति से बहुत सारे जो संबंधित व्यक्ति हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद हम बात करें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए, जो अनुसंधान करता है, जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसको जो सूचना देने वाले व्यक्ति है उसकी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके रीति रिवाज, उसकी जो परंपराएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रत्यक्ष रूप से उसको जानकारी प्राप्त करनी है। जबकि अप्रत्यक्ष जो मौखिक अनुसंधान है उसमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें एक मध्यस्थ मिल जाता है जिससे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिनके बारे में हमें ना उनका रीति रिवाज पता, ना हमें उनकी भाषा पता। तो ये एक बेनिफिट है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का, कि हमें बहुत ज़्यादा सूचना देने वाले के भाषा आदि के बारे में जानकारी ना भी हो तो भी सूचना मिल जाती है, क्योंकि एक मध्यस्थ मिल गया जो हमारी बात उस तक पहुंचाकर और हमारे को उसके बारे में सारी जानकारी दे सकता है। उसके बाद अगर हम अगला देखें अंतर और अगली तुलना देखें, ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है ये काफ़ी महंगी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। एक एक व्यक्ति से हम उसके पास जाकर सूचना उससे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि ये कम महंगी विधि है। मान लीजिए आपको बॉलीवुड की जानकारी प्राप्त करनी है, आपको पूरा बॉलीवुड संसार की, तो क्या पता हम एक ही प्रोड्यूसर या एक ही डायरेक्टर या एक्टर से सारे बॉलीवुड की जानकारी प्राप्त कर लें, तो कितना कम समय लगा, कितना कम खर्चा लगा। लेकिन अगर हमें सारे सफल अभिनेताओं से जाके एक एक से बात करनी पड़े और सारे प्रोड्यूसर से, सारे डायरेक्टर से, तो हमें कितना समय लगेगा, कितना ज़्यादा एक एक से समय लेना पड़ेगा, कितना खर्च आएगा, कितनी महंगी विधि हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें शुद्धता में बहुत ज़्यादा 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो हम अप्रत्यक्ष का प्रयोग करेंगे। अगर 100% सूचना हमें एक्यूरेट चाहिए, शुद्ध चाहिए, तो प्रत्यक्ष का। तो ये उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हम कौन सी विधि अपनाएंगे। अगर हमारा उद्देश्य है जल्दी से जल्दी अनुसंधान कार्य को समाप्त करना, तो हम जो मौखिक अनुसंधान विधि है, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, उसका प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष का नहीं कर सकते। अगर हमारा उद्देश्य कम खर्च में करना है तो भी है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी आंकड़े, जो हमारी सूचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा उनकी शुद्ध होनी चाहिए और थोड़े से लोगों से हमें सूचना प्राप्त करनी है, तो फिर हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग करेंगे, जो ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा शुद्ध है और जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से सामने वाले से बातचीत कर सकते हैं। तो विधि कौन सी हमें प्रयोग करनी है, कौन सा तरीका, ये हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम अगली विधि जिसकी चर्चा करेंगे वो है स्थानीय स्रोतों से और संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। तो ये जो सारी विधियां हैं ये है जो हमें प्राथमिक आंकड़े चाहिए, जब हमें आंकड़े खुद कलेक्ट करके और कोई किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं अगली विधि। इस विधि से अभिप्राय है कि जो अनुसंधान करता है उसको विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगह पर, जो लोकल एरियाज हैं वहाँ से उसको लगातार सूचना चाहिए और लगातार सूचना प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, अपने कोई संवाददाता वहाँ पर नियुक्त कर देता है, अपने कोई प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त कर देता है और वो जो प्रतिनिधि नियुक्त हैं वो अपने अपने तरीके से वहाँ उस क्षेत्र की सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेजते रहते हैं। आमतौर पर यह जो विधि है इसका प्रयोग जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके लिए, जो सूचनाएं लगातार प्राप्त होनी चाहिए, अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, तो ऐसे जगह पर ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं जहां पर मीडिया कर्मी हैं, उनको लगातार सूचनाएं अपने हेड ऑफिस को देनी पड़ती है, पल पल की खबर जहां पर देनी पड़ती है। तो ये विधि आमतौर पर वहां प्रयोग की जाती है जहां पर आंकड़ों की निरंतर आवश्यकता होती है, वो वेट नहीं कर सकते, उन्हें पल पल की
सूचनाएं चाहिए, या फिर आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र इतना व्यापक हो कि वो जो अनुसंधान करता है वो खुद हर जगह जाकर खुद आंकड़े एकत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उसे कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने पड़ते हैं, कोई उसको संवाददाता नियुक्त करने पड़ते हैं जो उसको लगातार सूचना देते रहते हैं। और यहाँ पर सूचनाओं की जो अत्यधिक शुद्धता है उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो उसका खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि सूचना में कितनी सत्यता है, उसकी जाँच कर लेते हैं, लेकिन एक बार तो उनको सूचना चाहिए। तो ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएँ वाले हैं, वो रेडियो वाले, अखबार वाले, टेलीविज़न वाले, वो इन विधियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। तो ये विधि आमतौर पर मीडिया में लोकप्रिय है कि वो स्थानीय स्रोतों से व संवाददाताओं से सूचना लगातार प्राप्त करते रहते हैं। इस विधि के गुण देखते हैं। सबसे पहले तो कम खर्च, क्योंकि इस विधि में हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो अनुसंधानकर्ता खुद हर जगह जाकर आंकड़े एकत्रित करे पूरे देश में और अन्य जगह से, तो बहुत खर्च आ जाएगा। इसके बजाय वो स्थानीय लोगों को नियुक्त करके उनसे सूचनाएं प्राप्त करेगा, तो वो बहुत कम, उसका मेहनत भी लगेगी और समय और धन भी कम लगेगा। दूसरा, विस्तृत क्षेत्र। तो विस्तृत क्षेत्र का मतलब यह है कि ये विधि तभी उपयोगी है जब उसको बहुत बड़े क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त करनी है और वो खुद जाके प्राप्त नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको संवाददाता या दूसरे व्यक्ति नियुक्त करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी इसकी उपयुक्तता है जब हमें निरंतर सूचना चाहिए, लगातार, और इसलिए संवाददाता या स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है ताकि लगातार निरंतर बिना रुके सूचनाएं मिलती रहे, पल पल की खबर मिलती रहे। उसके बाद है विशेष जो परिस्थिति है, उसमें बहुत उपयोगी है ये। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमें उत्पादन से संबंधित या फिर कोई कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित हमें पल पल की खबर चाहिए, जैसे पल पल सोने के भाव, फसलों के दाम, या हमें अन्य जो अनाज दालों के दाम। इसी तरह से कोई ऐसी स्थिति आ जाए जैसे कोई बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा की स्थिति जहां हमें तुरंत सूचनाएं चाहिए, तो ये सारी सूचनाएं जो लोकल स्थानीय संवाददाता हैं या लोकल स्रोत हैं वहाँ से इजीली मिल सकती है और निरंतर रूप से मिल सकती है। इस विधि के भी कुछ अवगुण हैं, कुछ दोष हैं। तो सबसे पहला दोष या अवगुण है मौलिकता में कमी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो इसलिए मौलिक नहीं है, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसके साथ फेस टू फेस जो सूचना है वो प्राप्त नहीं करता, वो हमें संवाददाता के द्वारा सूचना मिलती है और संवाददाता उस एरिया में, उस क्षेत्र में जाकर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करता है और फिर वो आगे देता है। तो कई बार क्या होता है, अनुसंधानकर्ता तक वो जो सूचना पहुंचती है वो प्रत्यक्ष रूप से ना पहुंचकर अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न व्यक्तियों से होते हुए पहुंचती है, तो इसलिए उसमें मौलिकता की थोड़ी कमी होती है। नेक्स्ट इसका दोष है एक रूपता का अभाव, क्योंकि ना तो एक ही व्यक्ति सभी से जाके सूचना ले रहा। अब पूरे देश में मान लीजिए विभिन्न राज्यों की सूचना है, तो विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में विभिन्न संवाददाता सूचना देंगे और फिर वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी जो विश्लेषण करेगा और फिर वो आगे हेड ऑफिस में सूचना देगा और फिर वो उस सूचना को कंपाइल करेंगे, सारी सूचना को मिलाकर जो सूचना तैयार करेंगे। तो इस पूरे कार्य में एक व्यक्ति नहीं लगा, इसमें एक पूरी टीम है जो कहीं लोकल लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, फिर नेशनल लेवल पे है। वहाँ पर भी नेशनल लेवल पे भी टीम के विभिन्न सदस्य हैं जो उस पूरे को संकलित करके कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब विभिन्न जगह से जो मिला हुआ डाटा है उसको इकट्ठा करके फिर उसको सारा विस्तृत रूप देके और फिर बताते हैं। तो वो जो विभिन्न लेवल पे आई हुई सूचना है उसमें एक रूपता का अभाव हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे प्रोसेस में, सारी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। उसके बाद है व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है, क्योंकि जो आंकड़ों का संकलन कर रहा है व्यक्ति, वो कई बार जो सूचना प्राप्त कर रहा है उसमें कहीं कोई गड़बड़ कर देता है। जैसे चुनाव है, उसका किसी पार्टी विशेष से लगाव है तो वो उसकी स्थिति को थोड़ा सा भारी दिखा देता है कि अच्छी स्थिति है। इसी तरह कई बार किसी जाति, समुदाय या धर्म विशेष की वजह से जो सूचना है वो उसमें पक्षपात हो जाता है। नेक्स्ट अवगुण की बात करें, शुद्धता की कमी, जैसे हमने जिक्र किया था, क्योंकि इसमें विभिन्न व्यक्तियों से होकर सूचना पहुंचती है तो शुद्धता की कमी आना स्वाभाविक है। संकलन में देरी भी हो जाती है कई बार। अगला जो अवगुण है संकलन में देरी, क्योंकि हम डिपेंड हैं टोटली उन लोकल संवाददाताओं पर, सूचना देने वाले व्यक्तियों पर। संवाददाता भी निर्भर होता है आगे विभिन्न स्रोतों पर। आज के वीडियो में हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि और उसकी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के साथ तुलना की और
एक स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति जो विधि है, तो दो हमने विधियां की, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान और स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, और दोनों विधियों के हमने गुण दोष देखे। तो आगे का हम जो सामग्री है, विषय सामग्री, वो अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो आप सभी से अनुरोध है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। थैंक्स।